चलो चलते हैं। आज की पहली क्लास और पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है विलियन। इस चैप्टर में वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो पिछले 5 साल में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब पिछले 5 साल में प्रीवियस ईयर आने का मतलब है 95% इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं और लगभग 98 से 98.9% तक का चैप्टर फिर आता है बोर्ड पेपर में। तो बोर्ड पेपर की अगर एकदम ज़बरदस्त तैयारी करनी तो पिछले 5 साल का पेपर बस कर लो हर चैप्टर वाइज, तो लगभग पूरा पेपर फंस जाता है। कभी कभी ऐसा होगा कि 90-95 नंबर का 95 नंबर तक का तो पेपर फंसता ही फंसता है। कभी कभी होगा लगभग अधिकतर होगा कि 100 नंबर का ही पेपर फंसे। तो बस यही करना है, अगर कम समय में ज़्यादा करना है तो बस यही करना, बहुत अच्छे से ज़बरदस्त नंबर आएंगे। हो सकता है केमिस्ट्री में 100 नंबर भी आएँ। चलो पहला चैप्टर है विलियन। तो टॉपिक लेते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है पिछले 5 साल प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा आने वाला टॉपिक 2018, 22 और कई बार आ चुका है, वो सबसे पहला टॉपिक है मूलरता। चालू हमारा टॉपिक होगा, जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है मूलरता। कई बार पेपर में आता है, इसकी डिफिनेशन पूछता है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछता है। तो ध्यान रहे सबसे पहले हम सारे टॉपिक करवाएंगे, थ्योरी जितनी होगी वो करवाएंगे। तो जितने टॉपिक है पहले वो करवाएंगे, फिर जैसे मूलरता का न्यूमेरिकल आता है तो फिर हम अगले दिन कराएंगे। सबसे पहले सारी पूरी थ्योरी कराएंगे, हो सकता है दूसरे दिन में न्यूमेरिकल कराएं और फिर तीसरे दिन में कुछ अधिक और जो कठिन क्वेश्चन आए वो करवाएंगे। तो सबसे पहले सारी थ्योरी कंप्लीट कराएंगे। तो फटाफट चलते, जितनी थ्योरीज आएंगी सबसे पहले दिन में। तो सबसे पहले जो थ्योरी है वो है मूलरता। मूलरता क्या होता है समझो। हम कहेंगे कोई विलियन है। विलियन क्या होता है तो हमने बताया था, एक बार फिर से बता रहे हैं। विलियन क्या होता है, हमने कहा विलियन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। कभी भी हम 2 चीज़ें मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विलियन। मान लो फॉर एग्जांपल चीनी और पानी हमने मिला दिया, चीनी मिला दी और हमने पानी मिला दिया। तो जब हम 2 चीज़ें मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, विलियन। अब इसमें हो सकता है चीनी कम, हो सकता है पानी कम हो। हम मान लेते हैं यहाँ चीनी कम है, क्या है, चीनी। तो अगर जो कम होगा उसे हम विलेय कहते हैं और जो ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक। तो हम कह सकते हैं कि विलेय और विलायक से मिलकर हमारा विलियन बनता है और जो कम होता है उसे विलेय, जो ज़्यादा होता है उसे विलायक। अब माना हमने यहाँ पर विलियन 1 लीटर ले लिया। मूलरता की अगर डिफिनेशन पढ़नी हो तो हमको विलियन 1 लीटर लेना पड़ेगा। मूलरता कैसे डिफाइन करेंगे, हमने कहा माना हमने 1 लीटर विलियन ले लिया। इस विलियन में कितना विलेय घुला हुआ है, कितना विलेय का मतलब है चीनी, इस 1 लीटर विलियन में कितनी चीनी घुली हुई है। पर कितनी चीनी घुली हुई है उसकी क्वांटिटी को भी हमको अच्छे से परिभाषित करना पड़ेगा। हम क्या कहेंगे, कितने ग्राम चीनी नहीं घुली हुई है, हम कहेंगे कितने चीनी के पार्टिकल घुले हुए हैं। अगर हम ये कहें कि इस 1 लीटर विलियन में चीनी के कितने पार्टिकल यानी कि चीनी के कितने कण घुले हुए हैं, अगर इसको एक शब्द में डिफाइन करना तो हम कहेंगे मूलरता। मतलब अगर चाहे ये कह दो कि इस 1 लीटर विलियन में चीनी कितनी घुली हुई है, इस 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने कण घुले हुए हैं, चाहे ये बोल दो और चाहे बोल दो विलियन की मूलरता क्या, बात क्या है, एक ही है। तो हम कहेंगे, और हमको ये भी पता होना चाहिए जो कण है इसकी जब गिनती करी जाती तो 100 में, 1000 में, लाख में या करोड़ में नहीं की जाती। इसके लिए एक अलग यूनिट का प्रयोग होता है, वो होता है मूल। तो हम कहेंगे इस 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने कण मौजूद हैं या विलेय के कितने मोल कण मौजूद है, वही उसकी मूलरता कहलाती है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल कण उपस्थित है, वही विलियन की मूलरता कहलाती है। तो एक बार डिफिनेशन बोलेंगे, हम कहेंगे किसी 1 लीटर विलियन में, किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या विलेय के मूल कणों की संख्या, ये उसकी मूलरता कहलाती है। हम कहेंगे किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मूल कणों की संख्या ही उसकी मूलरता कहलाती है। डिफिनेशन तुमको ऊपर मिल जाएगी, नोट कर सकते हो। ये मूलरता वाला हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब यहाँ से मूलरता का अगर यहाँ से हम फार्मूला निकालना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि मूलरता बराबर होता है विलेय के मूल अपॉन विलियन का आयतन, विलेय के मूल अपॉन विलियन का आयतन। और विलियन का आयतन किस में होता है, लीटर में। यही तो डेफिनेशन बोली थी, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूल कणों की संख्या ही उसका मूलरता कहलाती है।
तो मूललता की यहाँ से एक डिफिनेशन भी हमारी बनेगी। इस डिफिनेशन से इस फार्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल भी होंगे। अभी जब न्यूमेरिकल वाला अगला दिन वाला लेंगे जिसमें न्यूमेरिकल कराएंगे, जिस दिन इसी न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो ये न्यूमेरिकल हो गया, डिफिनेशन ऊपर लिखी मिल जाएगी। डिफिनेशन याद कर लेना, पेपर में कई बार पूछी जाती हो, ये क्या है, फार्मूला। ठीक है, चलो मूललता क्लियर हो गया भैया, बताओ जरा आगे टॉपिक में चलें। किसी कोई समस्या है? चलो अगला टॉपिक है मूललता। अगला टॉपिक है मूललता। मूललता सेम दिख रहा है, उसमें रा का इसमें ला का, पर फ़र्क है काफ़ी। क्या फ़र्क है? इसमें वही विलियन बनाएंगे, हमने विलियन बनाया हमने विलियन कैसे बनाया? हमने यहाँ पर 1 लीटर विलियन बनाया। इसमें भी कितना, पर यहाँ पर हम विलियन नहीं बनाएंगे। मूललता में हम 1 लीटर विलियन लेते थे, अब यहाँ विलियन नहीं लेंगे, हम यहाँ विलायक लेंगे। क्या लेंगे? विलायक। विलायक और विलियन में क्या फ़र्क होता है? विलेय और विलायक को जब मिलाते तब विलियन बनता है, पर यहाँ हम विलियन नहीं ले रहे हैं, यहाँ क्या ले रहे हैं? विलायक। यानी कि चीनी और पानी में हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? पानी। चीनी पानी का मिश्रण नहीं ले रहे हैं, केवल पानी ले रहे हैं, यानी कि विलायक ले रहे हैं। उसमें विलियन लेते थे, इसमें विलायक लेंगे। हमने माना पानी ले लिया, ठीक है। अब इस पूरे पानी में हमको चीनी मिलानी है, पर यहाँ जो हम विलायक ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, वहाँ पर जब मूललता की डेफिनेशन पड़ी थी विलियन लेते थे और विलियन का आयतन लेते थे। क्या लेते थे? आयतन, 1 लीटर। यहाँ पर ले रहे विलायक। विलायक क्या होता है हमने बताया। और यहाँ विलायक का आयतन नहीं लेंगे, यहाँ विलायक जो यूनिट लेंगे वो लेंगे भार, किलोग्राम में हम। और यहाँ पे विलायक कितना लेंगे? 1 किलोग्राम। वहाँ विलियन लेते थे 1 लीटर, यहाँ विलायक लेंगे 1 किलोग्राम। वहाँ विलियन, यहाँ विलायक, और विलियन लीटर में, यहाँ 1 किलोग्राम भार में। अब हमने विलायक ले लिया, इस 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल मौजूद हैं? इस 1 किलोग्राम भार में, इस 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने कण मौजूद है, यानी कि विलेय के कितने मोल कण मौजूद है, भाई उसकी क्या कहलाएगी? मूललता। तो हम कहेंगे कि इस 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल कणों की संख्या, आखिर विलेय के कितने मोल कण उपस्थित हैं। हम कहेंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल कणों की संख्या ही उसकी मूललता कहलाती है। डिफिनेशन ऊपर मिल जाएगी। और अगर यहाँ से मूललता का फार्मूला बनाना चाहेंगे तो मूललता का फार्मूला क्या बनेगा? विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। और विलायक का भार हम लोग किस में लेते हैं? किलोग्राम में। ये हमने फार्मूला बना दिया। यही तो फार्मूला था, यही तो डेफिनेशन थी। विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है उसकी मूललता कहलाती है। डेफिनेशन से हमने फार्मूला बना दिया। इस फार्मूले में भी न्यूमेरिकल कई बार आए प्रीवियस ईयर में। अभी जब डे में चलेंगे तो हम कराएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए डेफिनेशन याद हो गई होगी, लिखी दिख गई होगी, फटाक से ये कर लो। समझ में आया? इसमें किसी कोई समस्या है बता सकते हो भाई, ऑफलाइन बैच में भी तो हम वीडियो पॉज करके समझा सकते दोबारा। किसी कोई समस्या है? चलें आगे। चलो मूललता। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है मोलल उन्नयन स्थिरांक। अगला जो टॉपिक बोलेंगे हम बोलेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है इस बात को समझो। हम कहेंगे मान लो कोई विलियन है। वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। भूल तो नहीं है? इतना डर बैठ गया है ना पिछले 2 दिनों से जो हादसे हुए हैं। चलो हमने माना ये विलियन है, हमने विलियन ले लिया। ये विलियन किसका ले लिया? हमने मान लिया ये कोई विलियन है, ठीक है। विलियन ना मानो तुम विलायक मान लो, ज़्यादा ऊँची डेफिनेशन रहेगी। हमने कोई विलायक ले लिया या हमने मान लो पानी ही ले लिया। विलायक लेना, विलायक में कुछ भी ले सकते हो। हमने मान लिया पानी ले लिया विलायक में। अभी हमने इस विलायक का क्वथनांक नोट करा। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को जब हम गर्माते हैं और गर्म करने पे वो भाप में चेंज होने लगे
तो जब वो भाप में चेंज होती है उस समय उसका टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, वही टेम्परेचर उसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे ये जल है मान लो, तो जल को हमने गर्म किया, जल भाप में कितना डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज होने लगता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, यही इसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक। तो हमने माना जो जल है, ये जो विलायक है, उसका पहले क्वथनांक नोट करा, क्या था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने इसमें कुछ आवाज़शील पदार्थ मिला दिया। आवाज़शील पदार्थ का मतलब क्या होता है, वो पदार्थ जो वाष्प में चेंज ना हो पाए। जैसे चीनी को चाहे तुम जितना गर्मा लो वो वाष्प में जल्दी चेंज नहीं होगी, तो हमने आवाज़शील पदार्थ मिला दिया। जैसे मान लो चीनी या नमक मिला दिया, फॉर एग्जांपल हमने चीनी ही मिला दिया। जैसे हम चीनी मिलाते हैं और इसमें घोलते हैं, फिर हम इसको गरमाते हैं, जैसे हम गरमाते हैं तो होता क्या है, पहले जब गरमाया था तो इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। चीनी घोलने के बाद जब हमने इसको गरमाया तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। मान लो 100 से इसका बढ़ गया 105 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो, हमको एग्जैक्टली नहीं पता कितनी चीनी घोलने उस हिसाब से बढ़ेगा, पर कुछ ना कुछ इसका बढ़ेगा। तो पहले से विलायक का क्वथनांक था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, चीनी घोलने के बाद इसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम क्या कहेंगे, यदि किसी विलायक में आवाज़शील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसे ही मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें किसी कोई समस्या बताओ जरा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यदि किसी विलायक में आवाज़शील पदार्थ मिलाते हैं तो हमने देखा उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसे ही मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये हम बता सकते हैं क्यों वृद्धि हुई, कैसे वृद्धि हुई, पर चूँकि फास्ट क्लास है, केवल 2-3 दिनों में हमको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाना है, केवल यूपी बोर्ड के लिए क्लास है, 100 में 100 नंबर लाने के लिए क्लास है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कम से कम समय कवर करानी, तो सिर्फ इतने से तुम्हारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक आ गया, कोई समस्या है? इसका एक फार्मूला तुमको रटना पड़ेगा, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। समझ में आया? जिसमें के बी क्या होगा, इस के बी को ही हम लोग बोलते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक। डेल्टा टी बी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। भैया ये क्या नई चीज़ निकल आई, बताते हैं, रुक जाओ। क्वथनांक में उन्नयन, भैया मोलर उन्नयन स्थिरांक तुमने बता दिया क्या था, क्वथनांक में उन्नयन भैया डेल्टा टी बी क्या होता है। तो मान लो विलायक का क्वथनांक पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, आवाज़शील पदार्थ मिलाने के बाद कितना बढ़ गया, 105, तो कितने की वृद्धि हुई, 5 की हुई ना, यही कहलाएगा क्वथनांक में उन्नयन। बात समझ में आया? अब के बी हमने देख लिया, डेल्टा टी बी देख लिया। स्मॉल डब्ल्यू क्या होगा, विलय की मात्रा। भैया विलय की मात्रा क्या होती है, भैया जो हमने आवाज़शील पदार्थ मिलाया था, वही तो विलय था, तो वो जितना मिलाया होगा वही स्मॉल डब्ल्यू कहलाएगा। भैया कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा, जितना पानी था, जितना विलायक होगा उसकी जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी, कैपिटल डब्ल्यू। भैया स्मॉल एम क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू क्या था, विलय की मात्रा, तो स्मॉल एम क्या होगा, विलय का अणुभार। विलय का अणुभार। बात समझ में आया? तो हमने मोलर उन्नयन स्थिरांक बताया कि विलयन के, हमने बताया विलायक में आवाज़शील पदार्थ घोलने पर उसके क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ये फार्मूला बताया, जरूरी है इसके बाद लिखना डेफिनेशन के बाद। और इस फार्मूले पे 4 नंबर का सवाल लगभग हर साल बोर्ड पेपर रिपीट करता है। तो ये फार्मूला तुमको पता होना चाहिए, और हर इस फार्मूले में किसको क्या क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल चलेंगे तो वहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा, तो इसको याद होना चाहिए। समझ में? तो डेफिनेशन तो आती है, कई बार डेफिनेशन आएगी तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, और अगर ये याद कर लोगे तो तुम्हारा 4 नंबर का न्यूमेरिकल भी तुमको मिल सकता है, बोर्ड पेपर में काफ़ी बार आता है। समझ में आया? चलो इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक में। इस टॉपिक में किसी को कोई समस्या है, अगला चला जाए, बता देना खुल के। अगला जो टॉपिक है वो है मोलर अवनमन स्थिरांक। भैया मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है, मान लो कोई विलायक है, विलायक को तो पानी मान लो, क्योंकि इससे ऊपर तुम मान ही नहीं पाओगे, मानोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कैलिबर भी होना चाहिए ना, अच्छा से अच्छा कंपाउंड मानने का, वो तुम मान नहीं पाओगे, तो यही मानो, पानी है।
पानी को अगर हम जमाना चालू करें तो अभी हम देखेंगे, अगर हम पानी को जमाना चालू करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको ठंडा करेंगे और लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाएगा पानी पूरा। और जिस डिग्री सेंटीग्रेड में कोई द्रव जम जाता है उसे उसका हिमांक कहते हैं। यानी कि अगर इस विलायक का हिमांक कहें, इस पानी का हिमांक कहें तो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करते हैं, फिर से वही बदतमीजी करते हैं, इसमें कुछ आवाज़शील पदार्थ घोल देते हैं। घोला जाए तो हम आवाज़शील पदार्थ में फिर से चीनी घोल लेते, क्योंकि हम बहुत गरीब आदमी, चीनी के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं, भाई बार बार चीनी लेनी पड़ रही है। तो हमने आवाज़शील पदार्थ चीनी घोल दी। चीनी घोलने से क्या हुआ, जैसे हमने चीनी घोली फिर से हमने इसको ठंडा करा, तो अब ठंडा, पहले जब पानी था केवल तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ठंडा हो जाता था। अब चीनी घोल दी तो अब और समय लेगा ये, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं जमेगा, अब और इसको ठंडा करना पड़ेगा, -1 या -2 तक का ठंडा करना पड़ेगा। हमने मान लिया -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करना पड़ा तब ये जमा। तो हमने देखा क्या कि विलायक में हमने जैसे आवाज़शील पदार्थ घोला तो इसके हिमांक पहले 0 था, अब क्या था -2, यानी कि कमी आ गई इसके हिमांक में। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जम जाता था, अब -2 तक का जमने लगा। तो हमने कहा यदि किसी विलायक में आवाज़शील पदार्थ मिलाएंगे तो उसके हिमांक में अवनमन हो जाता है। अवनमन का मतलब क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। तो हम कहेंगे यदि किसी विलायक में आवाज़शील पदार्थ मिलाएंगे तो उसके हिमांक में अवनमन हो जाएगा और इसे ही मूलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। बात समझ में आई डेफिनेशन की नहीं है, कोई समस्या है? अब मूलल अवनमन स्थिरांक का वही सेम फार्मूला होगा जो मूलल उन्नयन स्थिरांक का था, वही सेम फार्मूला होगा। जहाँ KB था वहाँ KF हो जाएगा, क्योंकि KB का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। इंग्लिश में अगर तुम लोगों को इंग्लिश आती हो तो मूलल उन्नयन स्थिरांक में हम लोग गरमाते थे, क्वथनांक, जो क्वथनांक होता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो वहाँ KB यूज होता था। या जमाते हैं तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट यूज होगा, इसलिए वहाँ पर KB यूज हुआ था, TB यूज हुआ था। यहाँ पर जहाँ BB सफिक्स में था वहाँ क्या कर देंगे, FF कर देंगे। तो होता है कि अगर मान लो किसी विलायक का वाष्प दाब पहले ज़्यादा है और उसमें आवाज़शील पदार्थ मिला देते तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे वाष्प दाब में क्या कहते हैं, अवनमन। जितना ज़्यादा हम आवाज़शील पदार्थ मिलाएंगे उतना ज़्यादा इसके वाष्प दाब में अवनमन होगा। तो तुमको लगभग सिमिलर टाइप की चीज़ें दिख रही होंगी। विलायक में
इस विलयन में जितना ज़्यादा हम लोग विलय मिलाते हैं उतना ज़्यादा विलय का मूल प्रभाज होता है, और इस विलयन में जितना ज़्यादा विलय के मूल जितना ज़्यादा विलय मिला रहे हैं उतना वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा। तो जितना ज़्यादा मिला रहे उतना ही ज़्यादा मूल प्रभाज, जितना ज़्यादा मिला रहे उतना ही ज़्यादा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब मिला क्या रहे हैं, लगभग सेम चीज़ मिला रहे हैं। तो इस बेस पे राउल्ट ने कहा कि किसी विलयन का जो मूल प्रभाज होता है, ज़्यादा विलय मिलाने पर मूल प्रभाज ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा विलय मिलाने पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी ज़्यादा हो रहा है। तो लगभग तुमको सेम चीज़ नहीं दिख रही है, ज़्यादा सेम चीज़ मिलाने पर सेम चीज़ों में इंक्रीज हो रहा है। तो इसी आधार पर कहा राउल्ट ने कि किसी विलयन का जो मूल प्रभाज होता है वो विलायक के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का मूल प्रभाज विलायक के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। मूल प्रभाज क्या होता है अभी हमने बताया, विलायक का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है अभी हमने बताया, और ये लोग किस बिहाफ में बराबर करें ये भी हमने बताया। और ये किसने बताया था, राउल्ट ने बताया था। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का मूल प्रभाज विलायक के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। मूल प्रभाज को किस में व्यक्त करते हैं, मूल प्रभाज को कैसे व्यक्त करते हैं, तो अगर मूल प्रभाज को देखना चाहोगे तो मूल प्रभाज में लिखते हैं विलय के मूल मान लो ऊपर लिखेंगे और विलयन के मूल कहाँ लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे। जिसका मूल प्रभाज ज्ञात करना, मान लो विलय के मूल की हम यहाँ बात करें तो विलय के मूल ऊपर और विलयन के मूल नीचे। विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन को क्या लिखते हैं, तो जिसने हमसे चैप्टर पढ़ा उसको पता है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन क्या होता है, पी नॉट। पहले पी नॉट क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है, जो विलायक होता है, विलायक का पहले वाष्प दाब क्या होता है, पी नॉट। और जब हम कुछ आवाज़शील पदार्थ मिला देते हैं तो टोटल विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है, पी एस। तो वाष्प दाब में अगर हमें कमी निकालनी रहती तो हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अगर हमें कमी निकालनी रहती है तो हम लोग बोलते हैं पी नॉट माइनस पी एस। क्यों, मान लो पहले वाष्प दाब 30 था, बाद में हो गया 28, तो कितनी कमी हुई, 2 की कैसे निकालते थे, 30 से 28 घटाते थे। तो वाष्प दाब में जब भी कमी निकालेंगे पी नॉट माइनस पी एस। और वाष्प दाब में अगर अवनमन निकालना हो तो कमी को ऊपर लिखते थे और जो पहले वाष्प दाब था उसको नीचे लिखते थे, इसको वाष्प दाब में अवनमन बोलते थे। तो वाष्प दाब के अवनमन का फार्मूला होता है, वाष्प दाब में जो कमी होती है वो ऊपर लिखो और पहले जो वाष्प दाब हो उसको नीचे लिखो। तो विलयन के मूल प्रभाज को ये लिखते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को ये लिखते हैं। अगर विलय के मूल को कहेंगे तो इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। और विलयन के मूल में दो चीज़ें होती है, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक विलय के मूल से, दूसरा विलायक से। तो जब भी विलयन के मूल लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्यों, विलय के मूल को स्मॉल एन, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, विलय प्लस विलायक। तो विलय को तो स्मॉल एन से और विलायक को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ लिख देंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। इतना बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये हो गया हमारा राउल्ट का नियम। इसके बाद 4 नंबर में कभी कभी पेपर में आता है कि प्रूफ करो, क्या प्रूफ करने के लिए आता है हम बताते हैं। तो कहेगा राउल्ट के नियम और वाष्प दाब का आपेक्षिक संबंधी गणना सूत्र का निगमन करो। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, कहेगा विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन संबंधी सूत्र की गणना करो। तो अब हम लोग एक प्रूवमेंट देखेंगे, कौन सा प्रूवमेंट आता है पेपर में वो देखेंगे। प्रूवमेंट तुमको लगा दिख जाएगा जो कि आता है पेपर में कई बार, ठीक है। तो प्रूवमेंट किस तरीके का आता है राउल्ट के नियम का, कभी भी बोलेगा राउल्ट के नियम का प्रूवमेंट करूं, ध्यान रखना, कभी भी कहेगा राउल्ट के नियम का प्रूवमेंट करूं या विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन संबंधी गणना सूत्र का निगमन करो, तो जो हम प्रूवमेंट करने जा रहे हैं वही प्रूवमेंट करोगे। अभी हमने राउल्ट का नियम क्या निकाला था, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यही निकाला था। कैसे करेंगे, हम कहेंगे सबसे पहले दोनों का व्युत्क्रम करने पर। जब हम व्युत्क्रम करेंगे, भैया ये क्यों कर रहे हैं, अभी लास्ट में हम बता देंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले सीखते जाओ स्टेप बाय स्टेप, लास्ट में खुद ही पता चल जाएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम कहेंगे ये जो ऊपर लिखा है इसका व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम करने का मतलब क्या होता है, जो नीचे लिखा है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर लिखा है वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन ऊपर चला गया और ये कहाँ चला गया, नीचे। पी नॉट ऊपर चला जाएगा और पी नॉट माइनस पी एस कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। दोनों पक्षों में हमेशा व्युत्क्रम होगा। अब हम कहेंगे दोनों पक्षों से एक घटाने पर, दोनों पक्षों से एक घटाने पर, अगर हम दोनों पक्षों से एक घटाएंगे तो क्या कहेंगे हम, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन माइनस 1 बराबर पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1। समझ में आया। अब दोनों पक्षों जब हम एक घटाएंगे तो यहाँ लासा ले लेंगे, स्मॉल
स्मॉल एन से स्मॉल एन कट जाएगा, क्या बचेगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन माइनस 1 का स्मॉल एन में भाग देंगे, स्मॉल एन का 1 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा स्मॉल एन आ जाएगा, बराबर यहाँ लासा ले लेंगे पी नॉट माइनस का पी एस, पी नॉट माइनस पी एस का पी नॉट माइनस पी एस में भाग देंगे, कितना हो जाएगा 1, और 1 का पी नॉट में भाग देंगे पी नॉट माइनस 1 का पी नॉट माइनस पी एस में भाग देंगे पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस का 1 में गुणा करेंगे तो पी नॉट माइनस का पी एस। अब देखो यहाँ क्या होगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन माइनस का स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन, ये पी नॉट माइनस है ब्रैकेट है तो अंदर अगर माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस अपॉन पी नॉट माइनस का पी एस प्लस स्मॉल एन माइनस का स्मॉल एन, प्लस का पी नॉट माइनस का पी नॉट कट गया, यहाँ क्या आएगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन बराबर में क्या आ जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट। चलो देखो अगला जो टॉपिक है वो है परासरण। एक बार फिर से समझो परासरण क्या होता है। हम कहेंगे कि हमने एक पात्र बनाया, इस पात्र को 2 बराबर भागों में डिवाइड करा और जिससे डिवाइड करा उसे कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली, और जब डिवाइड करा तो ऊपर वाले पात्र में ज्यादा सांद्र वाला विलयन भरा और नीचे वाले पात्र में कम सांद्र वाला विलयन भरा, और जो अर्धपारगम झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है कॉपर फेरो साइनाइड से। हम क्या कहेंगे परासरण में जब भी हम ऐसा करते हैं कि हम कहेंगे जब 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करने पर, जाहिर सी बात है 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाला विलयन है और हमने इसको किससे पृथक करा है अर्धपारगम झिल्ली से, तो हम कहेंगे जब 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करके रखते हैं तो कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन को प्रभावित होने लगते हैं। मतलब ये जो कम सांद्रता वाला विलयन है यहाँ से विलायक के अणु ऊपर की ओर प्रभावित होने लगे, क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर क्या है ज्यादा सांद्र विलयन है। तो हमने बताया था जब ये ऐसी चीजें होती है कि ऊपर अधिक सांद्र नीचे कम सांद्र हो और बीच में अर्धपारगम झिल्ली हो तो कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन को प्रभावित होने लगते हैं। तो इसकी परिभाषा भी यही कहेंगे, हम कहेंगे जब 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करके रखते हैं तो कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन को प्रभावित होने लगते हैं और इसी क्रिया को परासरण कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये हो गया हमारा परासरण। बताओ इसमें किसी को कोई समस्या है? अगला जो टॉपिक है वो है समपराश्रयी विलयन। अगला जो टॉपिक है वो है समपराश्रयी विलयन। समपराश्रयी विलयन क्या होते हैं? हम कहेंगे ऐसे 2 विलयन। अच्छा समपराश्रयी विलयन के पहले एक परासरण दाब भी टॉपिक पढ़ लो। परासरण दाब ये भी पेपर में काफी बार आया है। परासरण दाब क्या होता है? सेम वही चित्र बनाएंगे। हम एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर को हम 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे उसे अर्धपारगम झिल्ली बोलेंगे और ये कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी रहती है। ऊपर हम ज्यादा सांद्र वाला विलयन भर दे रहे हैं और नीचे हम क्या भर देंगे भैया बताओ जरा? कम सांद्र वाला विलयन भर देंगे। नीचे हम कम सांद्र वाला विलयन भर देंगे, ऊपर हमने ज्यादा सांद्र वाला विलयन भर दिया और नीचे हम कम सांद्र वाला विलयन भर दिया। जब वो ऊपर ज्यादा सांद्र वाला विलयन भरेंगे और नीचे कम सांद्र वाला विलयन भरेंगे तो हमको पता है कि जब ये ऐसा काम करते हैं 2 विलयन को पृथक करते हैं अर्धपारगम झिल्ली से, या कम सांद्र वाला विलयन होता है या ज्यादा सांद्र वाला विलयन होता है तो कम सांद्र वाले विलयन से विलायक के अणु ज्यादा सांद्र वाले विलयन को प्रभावित होने लगते हैं। हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 4 अणु कम सांद्र वाले विलयन से मान लो कम सांद्र वाले विलयन से विलायक के 4 अणु अधिक सांद्र वाले विलयन को प्रभावित होते हैं। तो हमको करना क्या है? इस वाले विलयन में दाब देना है। कितना दाब देना है? इतना दाब देना है, इतना प्रेशर देना है कि इतना गाढ़ा हो जाए कि जितने अणु गए थे वो वापस आ जाए। जितने अणु गए थे मान लो 4 अणु गए थे उतने अणु वापस आ जाए।
और जैसे वापस आ जाएंगे तो उतने दाब को नोट कर लेंगे और वही दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब। समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करते हैं तो कम सांद्रता वाले विलयन से गए हुए विलायक के अणु, हम कहेंगे कम सांद्रता वाले विलयन से गए हुए विलायक के, हम कहेंगे जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करके रखते हैं तो हम कहेंगे कम सांद्रता वाले विलयन में दिया गया वह दाब जिससे गए हुए विलायक के अणु वापस उसी कम सांद्रता वाले विलयन में आ जाए, दिया गया वह दाब परासरण दाब कहलाता है। एक बार फिर से डेफिनेशन सुनना, हम कहेंगे जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करके रखते हैं तो कम सांद्रता वाले विलयन में दिया गया वह दाब जिससे गए हुए विलायक के अणु वापस उसी कम सांद्रता वाले विलयन में आ जाए, दिया गया वह दाब परासरण दाब कहलाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समपराश्री विलयन। इसको कोई ना समझ पा रहा है तो बताओ भाई, ऐसा कोई बच्चा जिसको ना समझ में आ रहा हो? अगला जो टॉपिक है वो है समपराश्री विलयन। हम कहेंगे समपराश्री विलयन क्या होता है, हम कहेंगे ऐसे दो विलयन जिसके परासरण दाब समान हो। अभी हमने बताया परासरण दाब क्या होता है। मान लो ये दो विलयन है और इन दो विलयनों की जो परासरण दाब है अगर समान है तो ये दो विलयन क्या कहलाएंगे, समपराश्री विलयन कहलाएंगे। हम कहेंगे ऐसे दो विलयन जिसके परासरण दाब समान होते हैं, ऐसे दो विलयन जिसके परासरण दाब समान होते हैं समपराश्री विलयन कहलाते हैं। अब भैया एक चीज ये बताओ, क्या हम कैसे जानेंगे कि इनके परासरण दाब समान है? तो हम कहेंगे कि जो परासरण दाब है, जो परासरण दाब है, जो हम बात बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी है, एकदम ध्यान रखना क्योंकि सब पेपर में इससे आ सकता है टॉपिक, ऑब्जेक्टिव बहुत फंसते हैं। तो परासरण दाब जो होता है वो अणुसंघ गुणधर्म के समानुपाती होता है। तो हम कहेंगे इनके परासरण दाब तभी समान होंगे जब इन दोनों के क्या समान होंगे, अणुसंघ गुणधर्म। अब भैया अणुसंघ गुणधर्म क्या होते हैं? हम कहेंगे अणुसंघ गुणधर्म जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, अणु, आयन या परमाणु की संख्या पर। मतलब अगर इन दोनों में आयन, मान लो इसमें भी 3 आयन मौजूद है, इसमें कितने आयन मौजूद है, 3, तो जाहिर सी बात है 3 आयन मौजूद है। अगर आयन 3 मौजूद है तो इसका मतलब अणुसंघ गुणधर्म आयन पर निर्भर करता है। तो अगर 3 आयन मौजूद है तो इनके अणुसंघ गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। और अगर अणुसंघ गुणधर्म समान है तो इनके परासरण दाब भी क्या होंगे, समान। और परासरण दाब समान है तो ये दोनों विलयन क्या कहलाएंगे, समपराश्री विलयन। तो बेसिकली हम देखेंगे कि इसके कैसे। अच्छा भैया ये बताओ कि जैसे आ जाए ये फॉर एग्जांपल CaNO3 का होल ट्वाइस और Na2SO4, दो विलयन, दो हम एग्जांपल ये ले रहे हैं, जैसे CaNO3 का होल ट्वाइस और Na2SO4, हम क्या कैसे बता सकते हैं कि ये दोनों समपराश्री हैं कि नहीं? ये समपराश्री है कि नहीं, कैसे बता सकते, बताओ ये समपराश्री है कि नहीं, ये कैसे बताएंगे? तो ये बताएगा देखो, बताओ भैया यहाँ पर कितने, अगर हमको ये बताना है ये दो विलयन समपराश्री विलयन है कि नहीं, तो हमको ये पता लगाना पड़ेगा इनके अणुसंघ गुणधर्म समान है कि नहीं। अणुसंघ गुणधर्म समान कैसे पता लगाएंगे, हमको ये पता लगाना पड़ेगा इसमें कितने आयन हैं। तो कैसे आयन का पता लगाएंगे, तोड़ना पड़ेगा आयनों में। CaNO3 का होल ट्वाइस किसमें टूटता है, Ca+2 में, +2NO3 माइनस में। यहाँ कितने आयन दिख रहे हैं,
एक आयन ये और 2 आयन ये। टोटल इसमें कितने आयन दिख रहे हैं? 3 आयन दिख रहे हैं। इसको तोड़ेंगे तो 2Na+ में और SO4 - 2 में, तो 2Na+ में यहाँ कितने आयन है? 2। यहाँ कितने आयन है? 1। टोटल यहाँ कितने आयन है? 3। देखो दोनों में 3 आयन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो अगर दोनों में 3 आयन है तो इनके अणुसंग गुणधर्म समान होंगे। अगर अणुसंग गुणधर्म समान है तो ये कैसे विलयन होंगे? समपराश्रयी विलयन होंगे। तो यही हमने कहा, ऐसे 2 विलयन इनके पराशर दाब समान हो, समपराश्रयी विलयन कहलाते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं जैसा CuNO3 का होल ट्वाइस तथा Na2SO4 के में 3 आयन है, अतः इनके अणुसंग गुणधर्म समान होंगे, अतः इनके पराशर दाब समान होंगे, अतः यह दोनों ही समपराश्रयी विलयन कहलाएंगे। चाहो तो ये रिएक्शन भी करके दिखा सकते हो। पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन में वैसे भी आंसर दिख जाएगा कैसे करना है। चलो भाई बताओ। देखो जो अगला टॉपिक है वो है वॉन्ट ऑफ गुणांक। वॉन्ट ऑफ गुणांक क्या होता है? मान लो किसी विलयन का हमने वैद्युत अपघटन किया। वैद्युत अपघटन का मतलब होता है, मान लो ये कोई विलयन है और इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, एनोड या कैथोड लगा के, कुल मिला के हमने इसका क्या करा? वैद्युत अपघटन करा। जब भी वैद्युत अपघटन करेंगे तो मान लो ये विलयन कुछ अणुओं से मिलकर बना होगा। कितने अणुओं से मिलकर बना होगा? हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, मान लो ये 1 मोल या 2 मोल अणुओं से मिलकर बना होगा। हमने मान लिया ये जो विलयन है कितने मोल अणुओं से मिलकर बना होगा? 2 मोल। जैसे हमने वैद्युत अपघटन किया तो वैद्युत अपघटन करने से क्या होगा? ये इन अणुओं का वियोजन हो जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल जल है और जल में अगर हम वैद्युत अपघटन करेंगे तो जल से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाती है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाता है तो इन अणुओं का क्या होगा? ये अणु, एक जो अणु था वो टूट गया 2 भागों में, यानी कि क्या कहते हैं? इन अणुओं का वियोजन हो गया। तो जब भी हम किसी विलयन में वैद्युत अपघटन करते हैं तो उनके अणु आपस में टूट जाते हैं, यानी कि अणुओं का वियोजन हो जाता है। तो अगर टूट जाएंगे तो जाहिर सी बात है अणु ज्यादा हो जाएंगे। मान लो 2 मोल अणु है फॉर एग्जाम्पल, या मान लो तुमको एक सिंपल यूनिट देते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख कण है। 1 लाख कण है, मान लो 50,000 अणुओं का वियोजन हुआ तो 50,000 कण, मान लो 50,000 अणु 2 भागों में टूट गए। तो पहले मान लो अगर वहां पर 1 लाख कण होंगे तो बाकी के जो 50,000 में 25,000 टूटे होंगे, जो 50,000 नए कण बने होंगे, तो कणों की संख्या क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। क्यों? क्योंकि एक अणु 2 भागों में टूट गया। तो टूटने से क्या होगा? जितने पहले अणु होंगे और टूटने के बाद अणुओं की संख्या क्या हो गई होगी? बढ़ गई होगी। तो हम कहेंगे कि वियोजन के बाद जो अणुओं की संख्या है वो, और वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या, मतलब हमने किसी विलयन का वैद्युत अपघटन कराया तो वैद्युत अपघटन के पहले अणुओं की संख्या जो थी उसको नीचे लिख दो, और वैद्युत अपघटन के बाद जो अणुओं की संख्या थी उसको कहाँ लिख दो? ऊपर। उसी के अनुपात क्या कहेंगे? वॉन्ट ऑफ गुणांक। तो हम कहेंगे किसी विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर, किसी विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर वियोजित अणुओं की संख्या तथा वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या के अनुपात को ही वॉन्ट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। हम क्या कहेंगे? किसी विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर विलयन के बाद, मतलब वियोजन के बाद अणुओं की संख्या तथा वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या के अनुपात को ही वॉन्ट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ये सारे टॉपिक जितने भी थ्योरी वाले थे, फर्स्ट चैप्टर के सारे थ्योरी वाले टॉपिक कवर हो गए। इसके बाहर 99.99% कह सकते हैं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा थ्योरी का, जितने हमने थ्योरी वाले क्वेश्चन लिखवाए। अब इसके बाद न्यूमेरिकल, कुछ 7-8 टाइप के न्यूमेरिकल कराएंगे। 7-8 टाइपों के बाहर भी कोई भी न्यूमेरिकल नहीं जाएगा, इसमें 7-8 टाइप के क्या कराएंगे? न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्लास चालू। देखो कितना टाइम हो गया है और कितना समय बचा है, पहले तो देखो।